हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? सब अच्छे हैं? आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा मज़ेदार तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। बाकी डेटा तो मैं तुम्हें देता ही जा रहा हूँ। राइट। तो जो भी मैं तुम्हें डेटा दे रहा हूँ, चाहे टेस्ट के फॉर्म में दूँ, चाहे असाइनमेंट के फॉर्म में दूँ, वो ध्यान से करने हैं, क्योंकि उन्हीं में से तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। राइट। सर हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हमने पढ़ा था सर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और आज ये आपका आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। फिर एक बड़ा चैप्टर आपका खत्म होता है। राइट। फीचर्स के हमने कुछ केबीसी देख लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैं 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 टैं। कौन बनेगा करोड़पति? राइट। पहला फीचर देखते हैं क्या था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद आ रहा है? क्या गुल खिलाए हैं तुमने इसमें? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन बिकॉज इट प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन, बिजनेस गाइडलाइन, या पहले और दूसरा दोनों? सर हमें पहला और दूसरा दोनों लग रहा है। सर ये हमें स्पेसिफिक और जनरल गाइडलाइन देता है। नलायक को स्पेसिफिक गाइडलाइन कब पढ़ा दिया? डेफिनेशन की पहली लाइन में क्या लिखा है? प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन। समझ में आ गई बात? तो अपने घुटनों को जरा शार्प कर लो, थोड़ा सा उन पे स्ट्रेस दो। ठीक है कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो कोई आसान चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रही, हमारी लड़ाई है 100 में से 100 की। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगला देखो क्या लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल एज दे हैव मॉडिफाइड एज पर द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़ता है, तभी तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं? ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू सही लग रहा है सर, लग तो सच रहा है, पर बता दो सर, कभी आप घातक हो जाओ। ठीक है, टनल लाइक को ट्रू लग रहा है क्योंकि ट्रू है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का तो मतलब ये होता है मॉडिफाइड करना है एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट। अगला देखो क्या लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर कुछ सोच तो आ रहा है बिकॉज। सर हाँ कुछ ध्यान तो आ रहा है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट रिजिड क्यों नहीं होते? ठीक है, तो ये मत सोचना सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, केबीसी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकते हैं। तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बिकॉज। बिकॉज बोलो। सर इसमें ही थोड़ा सा हमारा है ना हाथ तंग है। सर में ये बात क्यों? अरे नालायको, तो नोट्स खोल के देख लेते, याद तो कर लेते। बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड। जो ऊपर वाला आंसर है ना वो ये, दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सिचुएशन। कि वो सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाते हैं? बदल दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही मजेदार पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। सर ये बात तो समझ में आती है। बिकॉज दे आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट टॉप लेवल एंड एट ऑल टाइम्स। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो यूनिवर्सल होते हैं तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे लगते हैं, टॉप लेवल पे भी लगते हैं और हर टाइम पे भी लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। टेन टेन लगा लो काट। नालायक को फॉल्स। एक चीज़ तुम इसमें गड़बड़ कर गए, जो बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर भी दी होगी। फॉल्स क्यों कह रहा हूँ? लग तो सही रहा है, लेकिन फॉल्स क्यों? देखो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है क्योंकि यूनिवर्सल होता है। ठीक है ना? ऑल टाइम हर वक्त भी लगेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ टॉप लेवल पे लगेगा क्या? मजे ले रहे हो? टॉप लेवल पे लगेगा क्या भैया? टॉप लेवल पे नहीं। आंसर क्या होगा? दे अप्लाइड एट ऑल द लेवल। हर लेवल पे लगता है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है ना? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल पर ये लगाया जाता है। अरे बात समझ में आ चुकी होगी बिल्कुल ढंग से। फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट है, बताओ क्यों? बिकॉज दे हैज टू बी चेंज्ड एज पर सिचुएशन, दे हैज टू बी अप्लाई इन एनी सिचुएशन, वन और टू, या नन ऑफ अबव। सर नन ऑफ लग रहा है हमें, तो उसमें नन ऑफ लग रहा है सर। नन ऑफ नलायक को ये है। क्योंकि कंटिजेंट क्यों है?
कंटीजेंट तो पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, गिरगिट के तरीके से अपने आपको बदल लेना। मैकडी एग्जाम्पल सबसे बेस्ट जो दिया तो मैंने, बिकॉज दे हैज़ टू बी चेंज एज पर सिचुएशन, क्योंकि उन्हें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। टेंटन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डिराइव्ड बाय, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट हैज बीन डिराइव्ड बाय कैसे, ये तो चैप्टर के पहले पेज पे ही लिखा है। डिराइव्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कि वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से डिराइव किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर, नॉट फीचर, इसमें तो कौन सा फीचर नहीं है सर, टुच्चे वाले क्वेश्चन है सर, बेइज्जती होगी ऐसे क्वेश्चन हम दे रहे हो आप, ठीक है, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट में नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े बड़े देशों में जनरेटा छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे दिया करो सवाल के आंसर। अब बताओ, फ्लेक्सिबल, हाँ सर ये भी था। कंटीजेंट, हाँ सर ये भी था। ब्रेकफास्ट में चाय और पार्ले जी, तो ये भी था। मैनली बिहेवियर भी था। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है ना, ये नहीं था। तो इसमें पूछ क्या रहा है, नॉट, कौन सा नहीं है, तो भैया ये नहीं है, क्योंकि ये आज हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, क्या नहीं है, यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कई बार पता क्या होता है, सीधा ढूंढने के बजाय उल्टा भी कोशिश किया करो, यानी कि हर एक पॉइंट को पढ़ के देखो करो। प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, ये बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिंसिपल मैनेजमेंट तो यूनिवर्सल है, नॉट नहीं है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नहीं है, नहीं, ये बात भी गलत हो गई। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियरल भी नहीं है, ये बात भी गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं होते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, नहीं है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होते, वो फिक्स नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुकी होगी। सर क्या कोई केस स्टडी भी इसके ऊपर है, बिल्कुल एक मज़ेदार और धांसू सी केस स्टडी देखते हैं, है ना, अपने ही नोट्स में। केस स्टडी 25 क्या लिखा है देखो, आफ्टर फिनिशिंग हर BBA डिग्री, ठीक है ना, BBA डिग्री खत्म हो चुकी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तान्या जी आई हैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन रिटेल कंपनी, ठीक है, रेफरेंस भी लगा दी भाई, ठीक है, अपने भाई की, जो सीनियर मैनेजर है, यानी कि ऊपर की 2-3 लाइनें तो बस चटपटी बातें हैं, इधर उधर की कहानी है, मतलब कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई बहन है ना। तरुण डिसाइड टू गाइड तान्या, अब वो कह रहा है कि बहन देख मैं तो एक चीज़ बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस से ही समझ में आते हैं। शी टेल्स हर दैट नाइदर प्रिंसिपल, सबसे खतरनाक बात यह है, नाइदर प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रोवाइड रेडीमेड एंड स्ट्रेटेजी, अरे सॉरी तो पढ़ते समझ में आ गई बात, ना ही वो रेडीमेड सॉल्यूशन देते हैं, ना ही वो स्ट्रेट जेट सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना, सभी प्रॉब्लम के। नॉर, अगली बात देखो क्या लिखी है, नॉर दे आर नॉट रिजिड, ना ही वो रिजिड है, ठीक है, ना तो वो रेडीमेड सॉल्यूशन है। ये तो रेड वाली लाइन पढ़ के हमें पता लगता है कि ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, स्ट्रेटजेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते, इसलिए क्या होते हैं, सिर्फ जनरल गाइडलाइंस, क्योंकि क्या होती हैं, सिर्फ गाइडलाइंस ही तो होती हैं नलायको, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्राइब, ये रिजिड नहीं होते, बिल्कुल एज इट इज लगने वाले एकदम रूल्स नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स आर क्या होंगे, फ्लेक्सिबल, यानी 2 लाइन से ही एक पता लगता है क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो आई होप मुद्दे की बात तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। अब फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है, ठीक है, दिखाएंगे कैसे एग्जाम में। हर बार मैं तुम्हें सेम प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई हमारे बोर्ड में 100 में से 100 कैसे आने हैं, ठीक है जी। आंसर नंबर 25, आंसर की हेडिंग, ठीक है, क्या डालोगे, 2 फीचर्स, 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन अबव पैराग्राफ आर, ठीक है, साफ साफ लिखना है, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ,
पहले क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? जनरल गाइडलाइन। तो ये दो ही हैं, तो जनरल गाइडलाइन, ठीक है ना। दूसरा फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब वो उसमें कह भी रहा है, आइडेंटिफाई करेंगे, साथ साथ हम उसे क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिए। उसके बाद फिर आपको बताइए प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद वो फीचर, उसके बाद लाइन कोटेड, राइट, लाइन कोट कर देंगे। उसके बाद उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो एक्सप्लेनेशन प्लस कार्टून प्रेजेंटेशन। अब देखो पहला पहला क्या होगा? जनरल गाइडलाइन, लाइन कोट कर देंगे जो मैंने तुम्हें अभी नोट्स में दिखाई है, ठीक है ना, कि वो स्ट्रेटजेट या फिर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होते। फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, अपने नोट्स में से याद करके। साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखेंगे और कार्टून प्रेजेंटेशन भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये कार्टून प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में दी थी, याद आ गया? ये लिखी ऊपर वाली, दे आर ओनली जर्नल गाइडलाइन। तो ये वाली कार्टून प्रेजेंटेशन आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे, ठीक है। तो कार्टून प्रेजेंटेशन भी होगी, एक भी दे दोगे तो भी बहुत है। दूसरे में क्या लिखोगे? दूसरे में लिखोगे आप फ्लेक्सिबल, लाइन कोटेड, ठीक है। लाइन कोट कर दोगे, दे आर नॉट रिजिड, ये वाली लाइन आप लिख दोगे और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आप इसमें दे देंगे। तो यार मुझे बताओ क्यों नहीं आएंगे इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन से, अगर आप हर क्वेश्चन में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। तो ये 100 में से 100 की प्रेजेंटेशन ये है विद कार्टून प्रेजेंटेशन। आई बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो अगली बात क्या लिखी है, क्या यही आंसर में हमें दिया गया है या नहीं दिया गया? ये लिखा है साफ साफ शब्दों में, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस और फ्लेक्सिबल। इसको हमने क्या किया? साथ साथ में एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया तरीके से, जो मैंने तुम्हें कहा कैसे प्रेजेंटेशन करनी है उसी में, और साथ में कार्टून प्रेजेंटेशन दिखा दी। अगला तो क्वेश्चन 2 कहता है, वाई डू द प्रिंसिपल मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन स्ट्रेटजेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम? क्यों वो रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं देता, राइट। तो उसमें देखो क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन है से बच्चे कहते हैं सर आउट ऑफ कोर्स है सर, अपने दिमाग से। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अपने दिमाग से तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, वो क्यों नहीं देता रेडीमेड सॉल्यूशन? एज रियल बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। जो सही में बिजनेस कर रहे हैं वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और असल दुनिया में वो होता ही नहीं है, ठीक है ना। और वो डायनामिक होता, बदलता रहता है कई फैक्टर्स के द्वारा, इसलिए उसको फ्लेक्सिबल और कंटीजेंट होना पड़ता है। इसलिए लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेटजी सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजर। तो ये लाइन यहाँ से आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स के लिए। चांद तारे लगा लें इस क्वेश्चन पे गाना गाते हुए, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी में इस तरह क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको फीचर्स के ऊपर। तो चलिए, है ना, आज के इस क्वेश्चन को यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, जो हमें बताएगा मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी किए हैं, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसमें मैं आपको वीडियोस दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहली वीडियो देखते हैं। ये मेरे क्लाइंट्स भी बार बार उनकी सर्विस का एग्जांपल देते हैं, समझ रहे हो? सर ये लोग रात में भी सर्विस करने पहुंच जाते हैं, देख रहे हो? समझ गए? हाँ सर, इसमें बहुत सारे सीन है जिससे हमें सच्चाई का पता लगता है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। अब इससे आज हमें क्या पता लगा? इससे आज हमें मोटी मोटी 2-4 बातें पता लगी। सिर्फ एक ही स्कीम के चक्कर में इनकी नाकों के नीचे से ऑर्डर जा रहे हैं, और जिसपे ये 6,000 रुपये कमाते थे उस पर वो सिर्फ 2,200 रुपये कमा रहे हैं। और वो स्कीम है धांसूसी सर्विस स्कीम, नाइट सर्विस। अगर कंप्यूटर खराब हो गया, नाइट सर्विस भी फ्री, 2 साल तक सर्विस की गारंटी। अब ये बताओ, सस्ता पीसी, एक तो लो कॉस्ट पे, ठीक है ना, ऊपर से साथ में सर्विस भी फ्री दे रहे हैं 2 साल तक।
तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सब कैसे पता लगा रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन को कि मार्केट में बने रहना है तो सर्विस भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वो कहता है हिंदुस्तान है, यहाँ सर्विस के बेस पे कब से ऑर्डर मिलने लगे, राइट? इसका मतलब सबसे पहली बात, रॉकेट सेल्स वालों को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ने क्या सिखाया? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ने सिखाया रियलिटी। रियलिटी देखो, रियलिटी देखो भैया, रियलिटी देखो कि किसके बेस पर ऑर्डर मिल रहे हैं? सर्विस सेक्टर के बेस पर भी, सर्विस के बेस पर भी तुम्हें ऑर्डर मिल सकता है, 2 साल की फ्री सर्विस। तो मैनेजमेंट का पहली इंपॉर्टेंस यही है, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा, मैनेजमेंट ने क्या सिखाया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर तुम ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो नालायक हो, है ना, पहले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? यानी कि अगर तुम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करोगे तो तुम्हें ही सामान कैसे मिलेगा? सस्ता मिलेगा। तो भैया रॉकेट सेल्स वालों को सस्ता मिल रहा होगा, तभी तो वो आगे भी सस्ता बेच पा रहे हैं, ठीक है? लेबर भी सस्ती और मटेरियल भी सस्ता। साइंटिफिक डिसीजन लिया कि भाई हम सर्विस भी फ्री देंगे, क्योंकि हमारे सर्विसमैन इतने कैपेबल है कि रात को आके भी अगर तुम सर्विस के लिए बुलाओगे तो रात में पहुंच जाएंगे तुम्हारे। साइंटिफिक डिसीजन, ये तो डिसीजन है कि फ्री सर्विस इवन एट नाइट, राइट? मतलब रात को 1 बजे कंपनी से कॉल आ गई, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी कंपनी रात को ओपन हो रही है। अगर कोई कंपनी रात को ओपनली काम भी कर रही है तो रात को अगर 2 बजे भी कंप्यूटर खराब होकर कॉल करते हो तो भैया मैं पहुंचूंगा, गारंटी मेरी। मुझे कॉल करना, मैं सो के उठ के फिर जाग के तुम्हारे पास जरूर पहुंचूंगा रात को 2 बजे, ठीक है ना? और यही मैनेजमेंट ने सिखाया कि अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलो, ये चेक करो क्या चाहता है। जैसे जियो का एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जियो ने क्या चेक किया? जियो ने चेक किया लोगों को क्या चाहिए, लोगों को फ्री डेटा चाहिए, तो जियो ने चेक किया, राइट? ऐसी रॉकेट सिंह ने भी क्या किया कि लोगों को अच्छी सर्विस और सस्ते दाम पर चाहिए, ठीक है? तो क्या क्या चेंजिंग रिक्वायरमेंट भी हमें देखने के लिए मिली। समझ में आ गई ना बात? तो ये इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है कि भाई हम किस तरीके से अपने कंपनी में काम करें, ये हमारे प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं। और फिर क्या करो एंड में, देखो बताइए, ट्रेनिंग वगैरह भी आपको देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को कि भाई रात को कॉल आएगा तो साइलेंट पर रख के मत सो जाना, ठीक है ना? उन्हें ट्रेनिंग दो, कैसे कंप्यूटर रिपेयर करते हैं जल्दी जल्दी, उन्हें एजुकेट करो, राइट? और उन्हें रिसर्च कर करके नई टेक्नोलॉजी बताओ ताकि हम अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकें। तो इस पूरी मूवी में हमें क्या देखने को मिलता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि क्यों हमारे लिए प्रिंसिपल इतने ज़रूरी हैं, ठीक है ना? और तुम्हें पता ही है, पहले वाले चैप्टर में मैं तुम्हें गाना सुना चुका हूँ। इम्पोर्टेंस का मतलब था क्यों मेरे लिए वो ज़रूरी है। कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। तो बस वही गाना गाते हुए, ठीक है, कैसे हुआ ज़रूरी, तो ज़रूरी का मतलब क्यों वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अब आप सारे पॉइंट्स बिल्कुल समझ चुके हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस यानी कि ये प्रिंसिपल्स मेरे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों मैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ूं और क्यों मैं टेलर की टेक्निक और प्रिंसिपल पढ़ूं। क्या चीज़ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? बिल्कुल सिंपल, ये प्रिंसिपल मुझे क्या बताते हैं? रिसोर्सेज क्या होता है आपको बताइए? मैंने कई बार आपको बताया 3 M's, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। 4 M's ही हमारे रिसोर्सेज होते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भैया 4 M's, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन, ठीक है, अवेलेबल होती है कंपनी के साथ, और वो बहुत लिमिटेड होती है भैया, लिमिटेड, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं हमारे पास ये। तो उन्हें ऑप्टिमम यूज़, है ना? और बताओ ये वाला पॉइंट हम पहले कहाँ पढ़ चुके हैं? ये वाला पॉइंट हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाले चैप्टर में भी। और एक राज की बताओ, राज की बात, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। सेम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट ही सेम ये किसमें है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेम चैप्टर 1। चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंस खोल के देखना, चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंस में भी तुम्हें ये पॉइंट नजर आ जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक ऐसा पॉइंट है जो चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंस में भी है और चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंस में भी है। और एक राज की बात बताऊं, ये पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज
चैप्टर 1 की में भी है, 2 में भी है, और राज की बात ये है कि ये पहले 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंस में सबका है। समझ गए? नालायक, ये ऐसा पॉइंट है जो सबके 8 के 8 टॉपिक में लगता है, राइट। अब यहाँ एग्जाम्पल बदल जाते हैं बस। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, साथ साथ क्या लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल लिखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल यानी टेलर सजेस्ट, साथ साथ लिखते जाना, दैट कटिंग डाउन वेस्टफुल मूवमेंट्स, ठीक है ना। एंड याद आ रहा है, एक प्रिंसिपल तो ये था मोशन स्टडी जिसे हम बोलते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आप लिख सकते हो, मोशन स्टडी लिख दो, चलो, है ना। कटिंग डाउन वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेट स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हमने क्या पढ़ा था, टाइम स्टडी, ठीक है ना, राइट। सेव टाइम, एनर्जी, कॉस्ट, ठीक है ना, ये सब बचाता है। विच रिजल्ट्स इन प्रॉफिट, ठीक है ना, फॉर द कंपनी। ये एग्जाम्पल हो गया पहले वाले पॉइंट का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। टेलर सजेस्ट दैट, टेलर का ही एग्जाम्पल लिख देंगे, राइट, यही एग्जाम में लिख के आने। टेलर सजेस्ट दैट देयर शुड बी, तुम जानती हो, देयर शुड बी वन बेस्ट मेथड, क्या होना चाहिए हमारे पास, वन बेस्ट मेथड होना चाहिए ऑफ डूइंग जॉब। जिसका एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई थी तुम्हें पिछले लेक्चर में, और वो वीडियो मैंने दिखाया तुम्हें फोर्ड की असेंबली लाइन, ठीक है, याद आ गया, फोर्ड असेंबली लाइन। देयर शुड बी वन बेस्ट मेथड फॉर डूइंग जॉब, राइट, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया और क्वालिटी वाइज भी सबसे बढ़िया होगा। तो ये क्या है, इससे हम पता लगता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला आता है जी हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, सच का सामना, ठीक है ना, सच का सामना करना पड़ेगा आपको, रियलिटी में जाना पड़ेगा। तो जब इसके तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो तुम्हें बताइए, जब हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हमें रियलिटी के बारे में पता लगता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मैनेजर सिचुएशन की बढ़ती है कि सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो रियलिटी क्या है, सही दाम दो, काम को बांटो। तो हेनरी फ्योल के जितने भी 14 प्रिंसिपल है ना, वो हमें बिजनेस की सच्चाई दिखाते हैं, ठीक है, क्या दिखाता है, बिजनेस की सच्चाई। तो वह रियलिटी में तो 14 में से कोई भी एग्जाम्पल तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो चलो एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना, जो हमें सच्चाई दिखाता है। क्या एक बंदा सारे काम कर सकता है, क्या मम्मी सारे काम कर सकती, नहीं, तो क्या करना पड़ता है, डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ता है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या सारे के सारे बेकार के काम, जैसे मैंने तुम पहले कहा, क्या भैया फोटो कॉपी जेरॉक्स कॉपी भी मैं ही निकालता रहा हूँ बैठ के, ठीक है, ये बताओ। तुम्हारे घर पे जो मैंने बुक्स भेज दी, उनको बुक्स को मैं ही प्रिंट करता रहा और मैं उन्हें बाइंड करता रहा हूँ, नहीं ना। तो छोटे मोटे काम मुझे कहीं और सौंपने पड़ते हैं, ठीक है, जिसे हमने केपीओ बीपीओ कल्चर भी बोलते हैं। तो क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मैनेजर या कह दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है जी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। एज मैनेजर कैन लीव रूटीन वर्क टू हिज जूनियर्स या सबॉर्डिनेट, ठीक है ना। मैनेजर कैन लीव रूटीन वर्क टू हिज
जूनियर एंड डील इटसेल्फ, वो किससे डील करेगा, एंड इटसेल्फ डील विद स्पेशल और एक्सेप्शनल, स्पेशल और एक्सेप्शनल सिचुएशंस, और खुद वो स्पेशल और एक्सेप्शनल सिचुएशन से डील करेगा, विच इज कॉल्ड, जिसे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के तहत क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, राइट। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी हमारी कंपनी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सर बहुत दिन से कोई गाना नहीं सुना सर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये बहुत ही मज़ेदार गाना। कुछ सोच ना, कुछ सोच के बोला होगा तूने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। भैया अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मुझे भी गाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, 100 में से 100 नहीं आए तो, ठीक है ना, तुम्हारा घाटा होगा। अब सर ये क्या है, जब मैंने गाना सुना तो मेरा दिमाग पता कहाँ घूमा, मेरा दिमाग घूमा भाई और बहनों यहाँ पर घूमा, भाई और बहनों यहाँ पर, साइंटिफिक डिसीजन, और इसलिए फ़ोटो भी लगाई है। जब वो लड़का बोल रहा है भैया कुछ सोच के बोला होगा तुमने, अगर कोई इंसान सोच के बोलता है, ठीक है ना, राइट, और यही लाइन टेलर ने भी लिखी है। टेलर ने साइंटिफिक डिसीजन में क्या लिखा है, साइंस ना रूल ऑफ थंब में और साइंटिफिक डिसीजन में क्या लिखा है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। पहले आप क्या करो, सोचो, थिंक बिफोर डूइंग, कुछ करने से पहले सोचो। तो जब तुम सोच रहे हो और वो बेचारा लड़का कह भी रहा है, ठीक है, कुछ सोच के बोला होगा तुमने, प्यार भी तोला तुमने, ठीक है, जब वो सोच के बोल रहा है तो उसका मतलब उसने टेलर के अकॉर्डिंग, टेलर की आत्माओं से मिल जाए ना, तो टेलर की आत्माओं से गले लगा ले कि भाई आज तूने गाना भी मेरे ऊपर बना दिया, ठीक है। टेलर ने बोला थिंकिंग बिफोर डूइंग, ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन, देयर शुड बी साइंस बिहाइंड एवरी डिसीजन। उसमें एक ही बात आती है कि भाई कुछ सोच के बोला है तो साइंटिफिकली सोचा होगा। सर मजा आएगा, गाना सुन के यादें ताज़ा हो गई। नलायकों दिल पे मत लेना बात, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। तो देखो क्या लिखी है बात, मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस, हर दिन हमें कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड वो फैक्ट्स और टाइम पे बेस्ड होने चाहिए। बिल्कुल सही टाइम पे सही डिसीजन होगा तभी आप बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट चला पाओगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही हेल्प करते हैं कि आप साइंटिफिक डिसीजन लें फ्री फ्रॉम बायस, कोई भी बिना किसी टेंशन के, ठीक है। आइए बात समझ में आई होगी, राइट। तो बस यही बात विद एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो पहले क्या लिखेंगे, राइट, मैनेजर यानी जो भी कंपनी के मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स फर्स्ट स्ट्रेस ऑन लॉजिक रेदर देन, लॉजिक पे स्ट्रेस लगाएं रेदर देन ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने तो पहले वीडियो दिखाई थी नींबू पानी की, ठीक है, नींबू मिर्ची की, है ना, तो ब्लाइंड फेथ ना करें, राइट। तो ये पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे आज का एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल भाई और बहनों, पहला एग्जाम्पल क्या होगा, लिखो, टेलर प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है, टेलर का। टेलर तो नहीं जानदार बातें की हैं, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा, यही लिखना पड़ेगा भाई, हम तो जानते हैं ये लिखना पड़ेगा, साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब, टेलर प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, suggested that there should be scientific analysis for each work, ठीक है जी। ये तो एग्जाम्पल बनोगे, सुनने के बाद ये तो लिखना जरूरी था। एग्जाम्पल 2 भी लिख सकते हैं हम इसमें, एक और देखो एग्जाम्पल लिखो, डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट, याद आ गया, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर हम कहाँ ढूंढते थे, ये भी हम टेलर की टेक्निक में ही ढूंढते थे। डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स हैज
इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब आप कहते हो कि भैया जो एफिशिएंट वर्कर होगा उसे हम ज़्यादा पे करेंगे और जो इनएफिशिएंट होगा उसके पैसे काट लेंगे। ठीक है, तो वो बेचारा ये काम करेगा, भाई इतना तो काम करना ही करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट तक तो पहुंचना है। समझ आ गया? पॉइंट में भी, एग्जाम्पल में भी और गाने में भी। ठीक है जी। अब आती है बात अगला पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट, गाने के बाद अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बदलाव हो रहे हैं बाजार में, मार्केट में, उसके हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। ठीक है ना? और उसके लिए जनरल गाइडलाइन ये तो कहती हैं कि भाई गाइडलाइन भले जनरल है लेकिन वो मैनेजमेंट को बताती है कि भाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करो। और वो रिक्वायरमेंट क्या, सम कंपनी, जैसे मैंने भी कहा कि मैं ये काम बुक्स जो तुम्हारे पास मैंने भेज दी है मैं थोड़ी प्रिंट करता हूँ ना, मैंने बाइंड करता हूँ, ये बुक्स मैं किसी को देता हूँ, वो मेरे इस काम को अंजाम देता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। मैं अपने बिजनेस का एक हिस्सा प्रिंटिंग और बाइंडिंग का किसी और को सौंप देता हूँ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट। आइए बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका भी एग्जाम्पल बहुत ही मज़ेदार है। अब लिखते हैं सर इस पॉइंट का एग्जाम्पल क्या होगा। राइट, एग्जाम्पल नंबर 1, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है। इन्फोसिस कंपनी जानते हो? हाँ सर, बहुत नाम सुना है। इन्फोसिस नाउ मेकिंग। अब इन्फोसिस पता क्या करती है? मीटिंग के लिए अलग अलग फ्लाइट की टिकट बुक करा के मैनेजर्स को नहीं बुलाती, वो कहती है सस्ता और बढ़िया काम करेंगे। ठीक है ना, जो आजकल अब हम भी करने लगे हैं, मेकिंग डिसीजंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है भैया, मैं भी तो तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अब तुम कहीं भी बैठे हो पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में कहीं भी बैठे हो, अब तुम्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। मैं तुम्हें ऐप पर ही, वीडियो पर ही इतना बढ़िया, इतना ज़बरदस्त पढ़ा दूंगा। ठीक है, तुम्हें लगेगा सर ये तो हमारे लोकल कोचिंग में सामने जाके भी पढ़ेंगे ना तो भी शायद इतना मज़ा ना आए जितना आपने हमें वीडियो के थ्रू समझा दिया है। ठीक है ना? अब सर मज़ा आ गया सर, यही पढ़ने में मज़ा आता है, भी इसलिए बस। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 2, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जानते हो? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कॉमा, ठीक है, या एंड लगा दो, एंड डेवलप द वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। याद आ गया धोनी वाला? डेवलप द वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट दैट वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड, वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड टाइम टू टाइम। उन्हें भैया टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहो। वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड टू टाइम एज पर एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एज पर एनवायरमेंट है ना। तो प्रिंसिपल इनिशिएटिव एंड डेवलप द वर्कर टू द एफिशिएंसी, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, सजेस्ट दैट वर्कर को क्या करना चाहिए? ट्रेन करना चाहिए टाइम टू टाइम एज पर एनवायरमेंट। है कि नहीं बात? समझ में आई बात? तो भैया अगर एनवायरमेंट ये कह रहा है कि कोई नया सॉफ्टवेयर आया आपकी दुनिया में, कोई नई चीज़ आई है, तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को क्या दो? ट्रेनिंग दो और उनको डेवलप करो ताकि वो बेस्ट रिजल्ट दे सके। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हम इसे बोलते हैं। राइट, तो यही हमें किसने बताया था? टेलर ने बताया था। जब मेरा निहार शांति आमला ना सिर्फ मुझे दे खूबसूरत बाल बल्कि इसके लाभ का 5% जाए इनकी शिक्षा की ओर। हाँ तो नलायको, ठीक है, यही तो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने एग्जाम में भी अब लिख सकते हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो विद्या वाले में तो ये कह रही हैं कि जब आप खरीदेंगे तो उसका इतना % किसके काम आएगा? इन गरीब बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। ठीक है, तो भैया आजकल कंपनी ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है ना भलाई के काम में। तो मैनेजमेंट के थ्योरी प्रिंसिपल बताते हैं कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभानी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एग्जांपल दो क्या लिखा है? हम ये देखते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने क्या कर रखे हैं? अपने पूरे एम्प्लॉयज़ के लिए घर बना रखे हैं, फ्री में देते हैं जब तक वो जॉब करते हैं। राइट, ठीक है ना।
और बहुत सारी फैसिलिटीज भी देते हैं जो हमें अपने वर्कर्स को और दुनिया को देनी चाहिए। तो देखो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला प्रिंसिपल्स कैसे क्या बताता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी किस बात पे एम्फेसिस करता है, एम्फेसिस ऑन फेयर ट्रीटमेंट, कि सबका क्या होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबके बीच में फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। टू ऑल वर्कर्स, ठीक है ना, विच हेल्प्स इन फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, which are responsibility for them, उनके लिए यही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट, दुनिया भर के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 देख लो इसके अलावा, ठीक है ना। HCL कह दो, राइट, या टाटा कह दो, रिलायंस कह दो, सेटअप, ठीक है, एजुकेशन, इन मैनेजमेंट, ठीक है ना, इंजीनियरिंग, ठीक है, फॉर पुअर गर्ल्स, राइट, उनके लिए क्या रखा हुआ है, फ्री एजुकेशन, है ना। तो यहाँ लिख दो सेटअप फ्री एजुकेशन इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग फॉर पुअर गर्ल्स, है ना, गरीब बच्चों के लिए। निहार शांति आमला, ये वाला तो मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाई है ये भी आप एग्जाम में लिखेंगे, राइट। और बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया भर के। एक और एग्जाम्पल जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, लिज्जत पापड़, ठीक है ना, राइट, जैसे कि ये शादी उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार, करम 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 करम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। ये लिज्जत पापड़ का पुराना ऐड है जो तुम्हें देखने को नहीं मिलता, पर इस पापड़ की खास बात है कि ये टेस्टी तो है ना। लिज्जत का मतलब क्या होता है, लिज्जत का इंग्लिश मीनिंग होता है टेस्टी, राइट। लिज्जत तो है ही खाने में, लेकिन साथ के साथ ये पता क्यों मशहूर हुए, क्योंकि इन्होंने पता क्या किया, पापड़ बनाने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, गरीब लेडीज़ को, क्योंकि पापड़ और वो भी इलिटरेट। अब पापड़ बेलने में भैया कोई पढ़ाई MBA तो करने की जरूरत नहीं है, MBA हाउ टू मेक राउंड शेप पापड़, तो भैया घर की लेडीज़ होती है, मम्मी ने कोई MBA थोड़ी किया, रोटी गोल ही बेलती है। तो उन्होंने कहा बस जिसको गोल रोटी बेलनी आती है बस वो आ जाए, कंपनी में नौकरी पक्की। तो लिज्जत पापड़ प्रोवाइडेड जॉब टू इलिटरेट वुमेन्स, ठीक है ना। किसको जॉब दी, इलिटरेट वुमेन्स को जॉब दी ताकि वो अपना घर चला सकें, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलो अब आते हैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर, राइट, जो हमें बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया हमारे कितने पीछे लग जाए और दुनिया में हमें कोई कितना ही हराने की कोशिश करे, हमें खुद को इतना ट्रेंड करना है, खुद को इतना ट्रेंड करना है कि भाई लोग ये समझ में आ जाएं कि तुमने मुझे बरी बरी मतलब दबाने की, मिट्टी के अंदर तुमने कोशिश तो बहुत की मुझे मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर गाड़ने की, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं एक बीज हूँ, बीज। जितना तुम मुझे गहरा मिट्टी में दबाओगे, दबोचोगे, गाड़ दोगे, मैं उतना ही शिद्दत से फूटूंगा और बाहर निकल के दिखाऊंगा। तो दे ट्राई टू बरी मी बट डिडंट रियलाइज दैट आई वॉज अ सीड, और वो ये भूल गए थे कि मैं एक बीज हूँ, है ना, जो ज़मीन में से फूट के निकल जाऊंगा, राइट। तो खुद को इतना ट्रेंड कर लो, खुद की एफिशिएंसी इतनी डेवलप कर लो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अगर ज़मीन के अंदर घुसाने की कोशिश भी करे ना, तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग और अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी अंतरात्मा से ये आवाज़ आनी चाहिए कि कोई मुझे कितना ही दबा ले, कितना ही हरा ले, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं बीज की तरह फूट के आ जाऊंगा बाहर। समझ ना बात। तो सिचुएशन से हारना नहीं है, सिचुएशन से किसी भी हालत में लड़ना है। कुछ भी हो जाए, सक्सेस पाने के लिए
अगर मुझे जो करना बनता है तो वो मुझे करना ही करना है। अगर मुझे सक्सेस पाने के लिए जो बलिदान देना है वो तो मुझे देकर ही रहना है, राइट। और वो बलिदान है अपने टाइम को व्यर्थ ना करना। जिन्हें आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा टाइम है पर वो वेस्ट कर रहे हैं आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। यही मैनेजमेंट क्या चाह रहा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करो, ट्रेंड करो, एफिशिएंट करो। और यही टेलर ने तो बताया हमें, टेलर की इंपॉर्टेंस तो यहाँ लिखी है, डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि उनकी नॉलेज इतनी बढ़ाओ, ट्रेनिंग इतनी बढ़ाओ कि वो कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा दें और आगे निकल के दिखाएं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज MBA BBA इसलिए होते हैं ताकि हम उस कोर्स के थ्रू क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल वही लिखना है जो अभी मैंने तुम्हें बताया। फॉर एग्जाम्पल साइड वाले पेज पे लिखते हैं ना, पहला, टेलर सजेस्ट दैट वर्कर्स शुड बी डेवलप to the greatest efficiency, to the greatest efficiency by providing ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो भैया उनको ट्रेनिंग दो और उनको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक क्या करो, डेवलप करो। एग्जाम्पल 2 भी क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 2 लिखेंगे टीचिंग लाइक, है ना, टीचिंग लाइक। जब तुम बड़ी क्लास में आ जाओगे ना, CA वगैरह करो, तब तुम्हें टेक्निक सिखाई जाएंगी। OR जस्ट इन टाइम, है ना। बस अभी तो इनके नाम याद कर लेना। OR मतलब ऑपरेशन रिसर्च, पूरा लिख देता हूं चलो, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टीचिंग लाइक, ऑपरेशन रिसर्च, जस्ट इन टाइम etc. have developed due to research on these principles। ठीक है जी। तो ये पहले वाला एग्जाम्पल तो हो गया ट्रेनिंग का, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट है ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ये वाला एग्जाम्पल हो गया फॉर रिसर्च। मैनेजमेंट की रिसर्च से ही ये टेक्निक, प्रैक्टिकल टेक्निक आपको सीखने के मिलेंगे जब आप और बड़े लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, सर हमें कैसे याद करना है, राइट। अब अगली बात पे चलते हैं जो बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें मज़ा आ जाएगा सुन के। सर अब ये जो टेक्निक है सर, इसका कोड बता दो सर, इस कोड को हम कैसे याद करेंगे, राइट। तो इस कोड मैंने इतना जानदार बताया, जानदार क्या बनाया, बस अपने सही बताऊं तो अपने दिल की बात लिख दी, ठीक है ना। मैंने एक बार उससे बोला, मैंने उससे कहा सर कौन है वो, बस है बस कोई, बस जब तुम मिलोगे कभी तो बताऊंगा दिल की राज की बात। मैंने उससे बोला सुनो प्रिय, शाम सवेरे तेरा इंतज़ार, इंतज़ार इंतज़ार, ठीक है। शाम सवेरे तेरा इंतज़ार, ज़रूरी ज़रूरी चैन ओ करार, है ना। उसे बात समझ में आई हो ना आई हो आज तक, लेकिन तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए भैया, शाम सवेरे तेरा इंतज़ार है और मेरा चैन और मेरा करार, है ना, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। दिल की बात दिल तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। ये मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ठीक है। यही गाना गाते हुए क्या रखेंगे, शाम सवेरे तेरा इंतज़ार। प्रिंसिपल पढ़ने के बाद क्या बोला हमने, ठीक है ना, प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमने यही बोला, शाम सवेरे तेरा इंतज़ार, ज़रूरी चैनो करार। अब देखो शाम से क्या बनेगा, समझ आ गया तो है ना। शाम से बनेगा साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है जी, साइंटिफिक डिसीजन। सवेरे से क्या बनेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, विद्या बालन वाली वीडियो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेरे के टी से क्या बनेगा, ट्रेनिंग, सबसे आखिरी पॉइंट, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च,
ठीक है। इंतजार के आई से सोचो क्या बनेगा, इंसाइट इनटू रियलिटी, इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है जी। और जरूरी के कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, जरूरी का मतलब क्या होता है ना, ये चैप्टर नंबर 1 में पूरा गाना सुनाया था, पूरी डिटेल बताई थी। जरूरी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, कि वो मेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल का कोड है, इसलिए ज़रूरी का क्या है, इम्पोर्टेंस का तो कोड है, प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंस का कोड है। चेन के सी से क्या बनेगा, चेन के सी से सोचो, चेंज है ना, चेंज एनवायरमेंट, राइट, याद आ गया ना, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट। ओ से क्या बनेगा, ओ से ये है पहला पॉइंट जो आपकी बुक में है, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। और करार हिंदी में है तो करार से कुछ ही नहीं बनेगा। प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमने क्या बोला, प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमने बोला शाम सवेरे तेरा इंतजार, जरूरी चैनो करार। एक बार बोलना फिर से मेरे साथ, जोर से बोलो, जय माता दी। शाम सवेरे तेरा इंतजार, शाम सवेरे तेरा इंतजार, तो जरूरी चैनो करार। तो ये कोड याद रखेंगे, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, पॉज करके भी आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए, बात बिल्कुल आसानी समझ में आ चुकी होगी। और आज के MCQ जो बिना गाना सुने, क्योंकि आज तो बहुत वीडियो दिखा दी मैंने तुम्हें, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कम ही है इसलिए यहीं सॉल्व कर देंगे। गिव रीजन वाई, गिव रीजन वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों जरूरी हैं। क्या ये यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी देते हैं, क्या एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, क्या साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं, या ऑल ऑफ अबव। सर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है, नलायको, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ये भी है, इंसाइट भी है, और साइंटिफिक डिसीजन भी इसमें लिया जाता है। इंक्रीज एफिशिएंसी क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका वर्ड ही तो सिनोनिम यूज कर लिया। गप्पी लिमिटेड क्या कह रही है, कोई पॉलिसी नहीं लगाती अपने वर्किंग में स्टाफ को, जिसकी वजह से स्टाफ क्या हो चुका है, अनप्रोडक्टिव हो चुका है, ढंग से काम ही नहीं करता, ठीक है ना। इसको ओवरकम करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए और अंडरस्टैंड इट इम्पोर्टेंट, उनकी इम्पोर्टेंस भी समझी, क्यों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। यानी गप्पी लिमिटेड ने भी ये गाना समझा जो मैंने तुम्हें अभी लिखवाया था, है ना, शाम सवेरे तेरा इंतजार चैनो करार। ट्रू है या फॉल्स है, बोलो नलायको। बिल्कुल सच है, बिल्कुल ट्रू है ये बात, ठीक है ना भैया। अगर आपको अपनी कंपनी में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ही तो समझना पड़ेगा, ये इसलिए तो पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने ये, ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है कई बार, ठीक है। चांद तारे लगा लेंगे। अगले पे आओ, विच इज़ नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ टुच्चा क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन क्यों देते हो सर, इंसल्ट महसूस होती है हमें। विच इज़ नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है, एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर ये है ही, पहला ही पॉइंट ये था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साइंटिफिक डिसीजन, इस पर तो गाना सुन लिया सर, आज कुछ सोच के बोला होगा तुमने। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर तो वीडियो देख ली विद्या बालन की। कंटिजेंट, क्या कंटिजेंट के बारे में पढ़ा नहीं, तो इसलिए कंटिजेंट ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं 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 है ना, नहीं है, ठीक है। आइए बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सर, क्या कोई कार्टून भी हैं इनके आज, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। और गाना ध्यान से देखेंगे और ध्यान से नोट करेंगे आज की कार्टून प्रेजेंटेशन। कार्टून नेटवर्क तुमने जो देखा, कार्टून नेटवर्क का काम आज का टणे। CEO गुड्डू क्या कह रहा है रंगीला से, फ्रॉम टुडे 10 लाख के लोन तुम हैंडल करोगे, 10 लाख तक की टेंशन तुम्हारी है, मेरे को छोटे मोटे अमाउंट मत दिखाना। ओके सर, आई विल हैंडल। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोवाइडिंग CEO यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी दैट डिसेंट्रलाइजेशन टू बी फॉलो। तो ये रियलिटी दिखाते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें भी खुद करोगे तो भैया टाइम ही नहीं बचेगा मेन चीज़ों के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करो और मुद्दे के काम तुम देखो, ठीक है। दूसरा, गिव इंसेंटिव हु प्रोड्यूस मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। सर ये तो हमारे दिल का बहुत चहेता है, जो स्टैंडर्ड टाइम से ऊपर कमा रहा है उसे इंसेंटिव दो। ओके सर, जो कमाएगा उसे इंसेंटिव देंगे
और जो नहीं काम करेगा ढंग से उसकी पेमेंट काटेंगे इनएफिशिएंट की। ओके सर, इंसेंटिव फॉर मोर प्रोडक्शन एंड विल कट पेमेंट ऑफ इनएफिशिएंट वर्कर, ये फोरमैन कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या बताता है, यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर बाय डिफरेंट पीस वे सिस्टम, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो डिफरेंट पीस वे सिस्टम से। यही आपका एग्जाम्पल और कार्टून प्रेजेंटेशन भी बनती है। ठीक है ना, आई होप बात समझ में आई होगी। अब आते हैं सर और भी कार्टून है क्या, बिल्कुल है नालायकों, क्यों नहीं है। अगला कार्टून देखो क्या लिखा है, ठीक है, फिर उसका अगला बताऊंगा, पहले थर्ड देख लो। देखना क्या लिखा है, कंपनी इंस्टॉल न्यू SAP सिस्टम। आजकल पता है क्या है, आजकल नया सॉफ्टवेयर आया है SAP, सो यू नीड टू बी ट्रेंड इन दैट, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये सारे वर्कर क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा उदास हो रहा है भाई यार, फिर नई ट्रेनिंग। ओके सर, अब देखो ये दो चीज़ों में काम आएगा, एक तो काम आएगा इसमें और एक काम आएगा इसमें। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ट्रेनिंग के हिसाब से उनको बदलो, और ट्रेनिंग और ये वाले में काम आएगा, यानी कि 2 पॉइंट में एक ही कार्टून प्रेजेंटेशन काम आ सकती है। आइए बात समझ में आ गई होगी। और आज का आखिरी कार्टून आता है, आज का आखिरी कार्टून देखो क्या कहता है, मीटिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एम्फेसिस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया भर के एग्जाम्पल है, दुनिया भर के। टाटा ग्रुप क्या बोल रहा है, नई जॉब दो फीमेल वर्कर को, उनको इक्वली ट्रीट करना। ऐसा नहीं कि भैया वो गरीब है तो उनको तुम गलत तरीके से ट्रीट करोगे। अगर ओके सर, अगले वीक से जॉब का प्रोसेस स्टार्ट है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मज़ा ही आ गया सर, मज़ा ही आ गया। राइट, मज़ेदार के साथ साथ बस आज का होमवर्क यही है, जितनी भी केस स्टडीज़ हैं वो अब तुम्हें सॉल्व कर देनी है। ठीक है, एक केस स्टडी मैं आपको दिखा देता हूँ आज, इसके ऊपर जल्दी से आते। केस स्टडी 23 पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांद तारे लगाएंगे इस केस स्टडी के ऊपर। ठीक है जी, चांद तारे फूल और खुशबू गाना गाते हुए पढ़ के देखो, बड़ी मज़ेदार है। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी है इसके ऊपर इस बार, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ, मुद्दे की लाइन है ये, पूरी केस स्टडी में सारी बेकार की लाइन है, सिर्फ एक ही मुद्दे की लाइन है। सतिंदर टेल्स हिम दैट दीज प्रिंसिपल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कोर्स कस्टम एट बिगिनिंग लेवल पे तो उसके भी था, क्यों। अब है खतरनाक लाइन, दे फॉर्म द कोर मैनेजमेंट प्रैक्टिस बट ही फाइंड्स दैट प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम दोज प्योर साइंस। जो रेड से लिखी है ये है मुद्दे की लाइन। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट। कई बार बच्चे मुद्दे से भटक जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट को फीचर समझ लेते हैं। नलायक को फीचर्स नहीं बताने, इंपॉर्टेंस भी नहीं बतानी, कॉन्सेप्ट बताना है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला पेज है ना वो बताना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या लिखोगे, एक ही डेफिनेशन है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारी जर्नल गाइडलाइन है फॉर द मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन। सिंपल यही पॉइंट लिखना है। बच्चे कई बार फीचर और इंपॉर्टेंस में खो जाते हैं, लेकिन वो पूछ क्या रहा है भैया, वो पूछ रहा है तुमसे कॉन्सेप्ट। क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट मतलब जो पहले पेज का पहला बॉक्स मैंने तुम्हें दे रखा है इस चैप्टर का, जिसमें वोडाफोन वाली फोटो बन रही है, वो पूछ रहा है नालायक को। वाई डज सतिंदर फाइंड द प्रिंसिपल मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज प्योर साइंस। टुच्चा क्वेश्चन है सर, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। और अगले में क्या होता है, वाई डू द प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉर्म कोर मैनेजमेंट। क्यों कोर मैनेजमेंट है, इसके लिए क्या लिख दो, कोई भी दो, गिव एनी टू इंपॉर्टेंस, है ना। तो इसे पढ़ के पता लगता है, एक तो यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी, ठीक है, ये पता लगता है, साइंटिफिक डिसीजन के बारे में पता लगता है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पता लगता है। तो तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं। तो देखो ये लिखिए बात, सतिंदर फाइंड द प्रिंसिपल मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्योर साइंस बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, ठीक है ना, एंड दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड नीड टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली इन द राइट ऑफ अबव सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से वो लगाने पड़ते हैं, वो रेडीमेड नहीं होते। तो आंसर नंबर 3 तो तुम्हें पता ही है, इंपॉर्टेंस वाला, ठीक है, यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चाहो तो तीसरी चीज़ क्या लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से लागू हो जाएगा, साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है जी, राइट। तो बिल्कुल जैसे मैंने तुम्हें बताया था, प्रेजेंटेशन जो मैंने बिल्कुल इस लेक्चर के शुरू में दिखाई थी, इनको पहले बादलों में बना देंगे, उसके बाद फिर टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, फीचर या इंपॉर्टेंस, फिर उसके एक्सप्लेनेशन और कार्टून प्रेजेंटेशन। बिल्कुल हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन में ऐसे ही करनी है। तो आई होप
आज के लेक्चर में तुम्हें मज़ा आ गया होगा, राइट। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ, ठीक है। तो आपको पता ही है तब तक क्या करना है, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट। तो मिलते हैं, अच्छा चलता हूँ दुआओं में।